लॉलीवुड सिनेमा प्रेजेंट टू ग्रेव्स एपिसोड 1 मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बुजुर्ग औरत इजाबेल अपने दोनों हाथों से एक भारी लाश घसीट रही है। उसके चेहरे पर डर नहीं है, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत है। चेहरे की झुर्रियों में सालों का दर्द छुपा हुआ है। हाथ कांप रहे हैं, लेकिन इरादा पत्थर जैसा मजबूत। वो किसी तरह उस लाश को फ्रीजर में ठूस देती है, ढक्कन बंद करती है और कुछ देर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं। और यहीं से साफ हो जाता है, ये कोई साधारण औरत की कहानी नहीं है, ये कहानी है खून और बदले की। इजाबेल और उसकी पोती। अब कहानी हमें 2 साल पीछे ले जाती है। उस समय इजाबेल की जिंदगी की असली वजह थी उसकी पोती वेरोनिका। वेरोनिका एक मासूम हंसमुख लड़की थी। उसकी हंसी घर में रोशनी फैला देती थी। वो पियानो बजाना पसंद करती थी। जब वो बजाती थी तो इजाबेल दूर से बैठकर उसे देखा करती थी। वेरोनिका को अक्सर छोटे छोटे गहने पहनने का शौक था। इजाबेल ने एक बार उसे हरे रंग की बाली गिफ्ट की थी। उस दिन वेरोनिका ने दादी को गले लगाकर कहा था, दादी ये मेरी लकी बाली होगी। शायद इजाबेल भी नहीं जानती थी कि ये जैकेट आगे चलकर सबूत बनेगी। किस्मत का खेल। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान के हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी किस्मत अचानक करवट बदल देती है और सब कुछ उजड़ जाता है। एक रात वेरोनिका और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मार्था पार्टी में जाती हैं। रात बहुत देर हो चुकी थी। दोनों हंसते खिलखिलाते पार्टी से निकलते हैं। बाहर सड़क पर चारों ओर सन्नाटा है। लाइटें जल रही हैं, लेकिन गाड़ियां नहीं मिल रही। मार्था कहती है, अबे यार, इतनी रात को गाड़ी कहां से मिलेगी? वेरोनिका हंसते हुए जवाब देती है, शायद हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा। उसी समय एक अनजान लड़का गाड़ी में बैठा होता है, सूट पहना हुआ, महंगे जूते। वो कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मार्था थोड़ी झिझकती है, लेकिन वेरोनिका भरोसा कर लेती है। दोनों उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। गाड़ी रात के अंधेरे में गायब हो जाती है और उसी रात दोनों लड़कियां भी गायब हो जाती हैं। अगली सुबह सुबह घर में हड़कंप मच जाता है। वेरोनिका ना घर लौटी न मार्था। इजाबेल पागलों की तरह भागदौड़ करने लगती है, फोन करती है, पुलिस स्टेशन जाती है। उसकी आंखों में डर है, दिल में बेचैनी। पुलिस केस दर्ज करती है, लेकिन उनका रवैया ढीला है, जैसे ये कोई मामूली लापता होने का मामला हो। दिन गुजरते जाते हैं। एक एक मिनट इजाबेल पर पहाड़ बनकर टूटता है। फिर एक दिन खबर आती है, समंदर किनारे एक लाश मिली है। वो लाश मार्था की होती है। उसके चेहरे पर डर और दर्द का आखिरी निशान जमे हुए थे। लेकिन वेरोनिका, उसका कोई पता नहीं। इजाबेल का टूटना। यह इजाबेल के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उसकी आंखों में वो मासूम चेहरा बार बार घूमता। पियानो बजाती हुई वेरोनिका, हंसती हुई वेरोनिका, और अब बस सवाल कि वो कहां है। पुलिस थोड़े समय तक जांच करती है। एक आदमी को पकड़ती है, योनस हरेरा, लेकिन सबूत नहीं मिलते और योनस आसानी से छूट जाता है। कानून इजाबेल के सामने हाथ खड़े कर देता है, लेकिन इजाबेल के दिल में एक आग जल चुकी थी। उसने ठान लिया, अगर पुलिस नहीं करेगी तो मैं खुद करूंगी। जांच शुरू। इजाबेल अकेले ही सुराग ढूंढना शुरू कर देती है। लोगों पर नजर रखती है। पार्टी की रात कौन कौन था, किसने क्या कहा, किससे क्या रिश्ता था, सब जोड़ने लगती है। धीरे धीरे उसकी शक की सुई एक आदमी पर आकर टिक जाती है, वेरोनिका का पुराना पियानो टीचर बेल्त्रान। संदेह की पहली चिंगारी। एक दिन बातचीत के दौरान बेल्त्रान कैजुअली कह देता है, वेरोनिका ने वो हरी बाली जैकेट सिर्फ एक दिन पहनी थी। इजाबेल चौंक जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजने लगता है, ये डिटेल उसे कैसे पता? वो बाली तो इजाबेल ने निजी तौर पर गिफ्ट की थी। फिर बेल्त्रान को यह कैसे मालूम कि वेरोनिका ने सिर्फ वो एक दिन पहनी थी? यहीं से इजाबेल का शक पुख्ता हो जाता है। बेल्त्रान कुछ छुपा रहा है और शायद वही वेरोनिका की गुमशुदगी की चाबी है। इजाबेल का संकल्प। अब इजाबेल एक साधारण दादी नहीं रह गई थी। उसकी आंखों में नींद उड़ चुकी थी। रातों को वो पुराने केस की फाइलें पलटती, अखबार काट कर रखती और लोगों की बातें याद करती। बेल्त्रान का चेहरा उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। उसकी मुस्कान में छिपा हुआ झूठ इजाबेल को साफ दिखाई देने लगा था। चालाकी से जाल बिछाना। इजाबेल जानती थी, अगर बेल्त्रान सच बोलने से इनकार करेगा तो उसे मजबूर करना पड़ेगा। उसने प्लान बनाया।
एक शाम इजाबेल बहाने से बेल्ट्रान से मिलने जाती है। वो उसे चाय पर बुलाती है। घर में माहौल सामान्य दिखता है, लेकिन इजाबेल ने पहले से सब तैयारी कर रखी थी। चाय में उसने नींद की दवा मिला दी थी। बेल्ट्रान पहले तो आराम से बातें करता है, संगीत, स्टूडेंट्स और वेरोनिका के बारे में, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। वो संभल नहीं पाता और कुर्सी पर ढेर हो जाता है। इजाबेल गहरी सांस लेती है। उसके सामने अब वही आदमी था जिसने शायद उसकी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पूछताछ की शुरुआत। बेल्ट्रान जागता है तो देखता है कि वो एक कुर्सी पर कसकर बांधा हुआ है। हाथ पांव रस्सी से जकड़े हुए हैं। सामने इजाबेल बैठी है, उसकी आंखों में ठंडापन और आवाज में कड़वाहट। इजाबेल धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहती है, मेरी पोती कहां है? बेल्ट्रान हंसने की कोशिश करता है। तुम क्या कर रही हो इजाबेल? पागल हो गई हो क्या? मैं कुछ नहीं जानता। इजाबेल उसकी आंखों में घूरती है। झूठ मत बोल, सच बता, उस रात क्या हुआ था? बेल्ट्रान चुप रहता है। उसका चेहरा पसीने से भीगने लगता है। हिवोसा की पहली चिंगारी। इजाबेल का सब्र टूटता है। वो टेबल से एक कैंची उठाती है और अचानक बेल्ट्रान की बाह में घोंप देती है। बेल्ट्रान चीख उठता है। उसकी नसों से खून बहने लगता है। वो तड़पता है लेकिन रस्सी उसे हिलने नहीं देती। इजाबेल ठंडी आवाज में दोहराती है, मेरी पोती कहां है? बेल्ट्रान की आंखों में अब डर साफ दिखने लगता है। वो हकराते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। इजाबेल उसकी बात काट देती है। तू झूठ बोल रहा है, तूने ही उसे फंसाया। सच का खुलासा। आखिरकार दर्द और डर के सामने बेल्ट्रान टूटने लगता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, ठीक है, मैं बताता हूं। उस रात मैंने वेरोनिका और मार्था को एक पार्टी में ले गया था। इजाबेल की आंखें फैल जाती हैं। बेल्ट्रान आगे कहता है, वहां बड़े बड़े लोग थे, शराब थी, ड्रग्स थे और अंधेरा। लड़कियों को वहां नशे में डुबोकर उनका शोषण करवाया जाता था। इजाबेल का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगता है। उसके होंठ कांपते हैं लेकिन आवाज और सख्त हो जाती है। कौन था वहां? नाम बता। बेल्ट्रान रोने लगता है। वो लोग बहुत ताकतवर हैं, अगर उनका नाम लिया तो मैं मर जाऊंगा। इजाबेल मेज पर रखे हथौड़े को उठाती है और उसके सामने पटक देती है। मर तो तू वैसे भी जाएगा, अब सच बोल। बेल्ट्रान कांपते हुए बोलता है, कार्लोस जाइन, वही था वहां। टीवी पर आता है, मशहूर आदमी है, वही सब करवाता था। इजाबेल का गुस्सा। इजाबेल के कानों में जैसे विस्फोट हो गया। एक मशहूर चेहरा, समाज का बड़ा नाम और पीछे से दरिंदों का सरदाना। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं बची थी, बस खून का प्यासा जुनून था। वो बेल्ट्रान के पास जाती है, उसका सर पकड़ती है और बार बार हथौड़े से मारना शुरू कर देती है। हर वार के साथ बेल्ट्रान की चीखें गूंजती हैं। दीवारें खून से लाल हो जाती हैं। फर्श पर छींटे पड़ते हैं। इजाबेल की सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन उसका हाथ रुकता नहीं। वो तब तक मारती है जब तक बेल्ट्रान की सांसें थम नहीं जाती। लाश छुपाना। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। इजाबेल खून से सनी हुई खड़ी थी। सामने बेल्ट्रान की निढाल लाश। वो गहरी सांस लेती है और लाश को घसीटकर फ्रीजर की तरफ ले जाती है। ठीक वही सीन जिसे हमने शुरुआत में देखा था। फ्रीजर का ढक्कन बंद करते हुए इजाबेल धीरे से बुदबुदाती है, पहली लाश छुप गई, लेकिन खेल अब शुरू हुआ है। अब शिकार बड़ा है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसने तय कर लिया था, अगर वेरोनिका को न्याय दिलाना है तो एक एक करके सबको मिटाना होगा। उसने बेल्ट्रान को मारा नहीं, बल्कि उस पूरी गंदी दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे जहां उसकी पोती खो गई थी। कार्लोस जाइन, दो चेहरों वाला आदमी। बेल्ट्रान ने जिस नाम का जिक्र किया था, कार्लोस जाइन, वो कोई आम आदमी नहीं था। टीवी पर चमकता चेहरा, लोगों का चहेता, नेता जैसा सम्मान। शो में आदर्श परिवार की बातें करता, समाज को सुधारने की नसीहत देता। लेकिन असल में अंधेरे कमरों का खिलाड़ी, पार्टीज में लड़कियों को नशे में डुबोकर उनका शोषण करवाने वाला, पैसों और ताकत से सबको चुप करवाने वाला। पुलिस की बेरुखी। इजाबेल चाहती तो पुलिस के पास जाकर बेल्ट्रान की बात बता सकती थी, लेकिन उसे पता था बड़े लोगों का खेल है, पुलिस पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। कानून की किताबें सिर्फ गरीबों पर भारी होती हैं, अमीरों पर नहीं। इसलिए इजाबेल ने ठान लिया, अब कोई अदालत नहीं, अब इंसाफ मैं करूंगी। इजाबेल ने अकेले ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसने कार्लोस के शो के पुराने एपिसोड्स देखे, उसके हाव भाव, उसके दोस्त, उसकी पार्टियों की खबरें सब नोट करने लगी। उसने पुराने अखबारों को खंगाला।
कुछ खबरें थीं, किसी पार्टी में हादसा हुआ, किसी लड़की का अचानक लापता होना, लेकिन हर बार सबूत मिटा दिए गए। कार्लोस का नाम कभी सामने नहीं आया। इजाबेल की आंखों में अब सिर्फ एक मंजिल थी, कार्लोस तक पहुंचना। रातों को इजाबेल नींद नहीं ले पाती। कभी अपनी पोती का पियानो बजाते हुए चेहरा याद करती, कार्लोस की झलक। एक दिन इजाबेल टीवी पर कार्लोस का शो देख रही होती है। वो स्क्रीन पर मुस्कुरा रहा था, लोगों की तारीफ कर रहा था और सच्चाई और ईमानदारी की बातें कर रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग और गहरी हो जाती है। अकेलापन और खतरा। अब इजाबेल बिल्कुल अकेली थी। कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं। यहां तक कि उसका परिवार भी उसके तरीकों से सहमत नहीं था। कभी कभी उसे डर भी लगता, क्या वो सच में ये सब कर पाएगी? क्या एक बूढ़ी औरत इतने ताकतवर आदमी से भिड़ सकती है? लेकिन फिर वेरोनिका का मासूम चेहरा उसके सामने आ जाता और वो